नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों पर चर्चा करेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की है, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने जीत हासिल कर ली है। इन नतीजों ने राजनीतिक समीकरणों में बड़े बदलावों का संकेत दे दिया है, खासकर हरियाणा में, जहां एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी सत्ता में बनी रही। आज के इस खास कार्यक्रम में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से समीकरण थे जिन्होंने बीजेपी को हराया और कांग्रेस क्यों पिछड़ गई। इसके साथ ही नायब सिंह को मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी और दलित वोटरों को साधने बीजेपी की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। इस तमाम चर्चाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है हरियाणा से परवीन बस जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार रोमा जी, नमस्कार। सर, बीजेपी ने हरियाणा में 10 साल की सत्ता के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी को कैसे पार कर लिया? क्या ये नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी समाज को जोड़े रखने की रणनीति का नतीजा है या फिर कुछ और? देखिए रोमा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हम पिछली चर्चाओं में भी ये बात कर रहे थे कि जब एक ये हवा चल रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, ऐसा एक जो है हवा हरियाणा में चली थी। लेकिन हम उस दौरान भी ये चर्चा कर रहे थे कि अगर नायब सिंह सैनी को 1 से 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री बनाया जाता, तो शायद ये हवा बदल चुकी होती। लेकिन 6 महीने में ही नायब सिंह सैनी ने उतने काम कर दिए और उतना जो है भाजपा को मेंटेन कर दिया कि भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से आई है। ऐसी जो ये बहुमत अब आया है भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं कहूँ कि 2014 में जब मोदी लहर थी, उस वक़्त भी भारतीय जी, जनता पार्टी 46 सीटें लेकर के आई थी। लेकिन इस बार जो है 48 सीटों के साथ बहुमत से भी आगे भारतीय जनता पार्टी निकली है। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है, वो तो अ, नायब सिंह सैनी को जाता है, क्योंकि जब नायब सिंह सैनी को 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उसके बाद से वो सचिवालय में अपनी सीट पर नहीं बैठे। उन्होंने पूरे हरियाणा का दौरा किया और जो एक सरकार के प्रति जो एक सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, उसको खत्म करने का काम किया। दूसरा इसमें जो एक महत्वपूर्ण कारण रहा, वो जो घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था, उसमें किसानों की नाराजगी जो दूर की गई भाजपा द्वारा, वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इलेक्शन के दौरान के 24 फसलों पर जो है एमएसपी लागू कर दिया गया था। और इसी दौरान जो है धान की खरीद भी चल रही थी, तो उसका काफी असर जो है किसानों पर पड़ा। और जो एक किसान विरोधी जो पार्टी माना जा रहा था, वो एक ठप्पा हट गया। दूसरा यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ, वो एक तरह से जाट और गैर जाट इलेक्शन जो है हरियाणा में देखने को मिला, कि जो गैर जाट वोट थे, वो सारे एकजुट जो है वो भाजपा के पक्ष में पड़ते दिखाई दिए, जिसका के कारण है कि भाजपा जो है स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई है। इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हरियाणा में हुई, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट माना जा सकता है कि जो गारंटी नरेंद्र मोदी ने मंच से दी, उस गारंटी पर एक बार फिर जनता ने विश्वास किया है। हालांकि ये साफ तौर पर कई जो प्रत्याशी थे, वो भी साफ तौर पर कहते सुने गए कि हाँ, कुछ कमियां हमारी रह गई हैं, उन हम कमियों को दूर करने का काम करेंगे। तो जब पार्टी ने जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कमियां स्वीकार की, तो जनता को लगा कि हाँ, जो कैंडिडेट कमियां स्वीकार कर रहा है और उसको दूर करने का काम करेगा, तो एक बार उनको फिर मौका देना चाहिए। और जनता ने मैंडेट जो है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ किया, और उसी का नतीजा है कि पूर्ण बहुमत के साथ आज जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। सर, गैर जाट जो वोटर था उसको अपने पक्ष में करना बहुत मुश्किल है। ऐसी क्या प्लानिंग की होगी बीजेपी ने जो 99% हवा कांग्रेस की थी? और एक दिन पहले भी चर्चाएं हम लोग करते रहे, लेकिन इतना ज्यादा फर्क फेरबदल ये कैसे हुआ? सर, इसका थोड़ा डीपली बताएं आप इस चीजों को लेकर। देखिए रोमा जी, एग्जिट पोल में ये हवा बनी थी। जब एग्जिट पोल जारी हुआ, उस दौरान ये हवा बनी कि सत्ता में कांग्रेस आ रही है पूर्ण रूप से। लेकिन एग्जिट पोल को आप ये देखिए, यहाँ पर एग्जिट पोल बिल्कुल उलट हो गया। जो एग्जिट पोल 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की दिखा रहा था, वो 50 के करीब जो है भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। तो इसमें देखिए, जो एग्जिट पोल का एक तरीका, जो हमने जनता से बात की, जनता इस बार ये कहिए कि वोटर ने एक साइलेंट चोट की है नीतियों पर, और जो वादे जो सरकार द्वारा किए गए, उन पर एक साइलेंट चोट की है। क्योंकि जो एग्जिट पोल का जो एक साइज लिया जाता है, वो
20,000 या 13,000 के करीब का लिया जाता है। जो 13,000, अब जिस विधानसभा में 4 लाख से ज्यादा वोटर हैं, उस विधानसभा में ये साइज लगभग मेरे हिसाब से 20,000 के करीब का लिया जाता है। और जो छोटी विधानसभा है वहां पर इस साइज को 13 से 15,000 का लिया जाता है। तो 4.5 लाख मतों वाली विधानसभा में 20,000 लोगों से जो बातचीत की गई वो कहीं ना कहीं विश्वसनीय नहीं निकली। मतलब जनता ने अपना मन जो है एग्जिट पोल के दौरान भी नहीं खोला। जनता अपने पत्ते दबाकर बैठी रही, और जिस तरह से जब 5 तारीख को पोलिंग का समय आया तो उस दौरान जनता ने अपने पत्ते खोले और जो भाजपा को सत्ता में दोबारा से बैठाने का काम किया। इसके अलावा जो एक जो दूरी मैं कहूँ जो आरएसएस की और जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक दूरी 2019 के चुनाव में देखने को मिली थी, जिसके चलते जो है पिछले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। तो उस नुकसान को उठाने के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई और उन्होंने आरएसएस का एक बार फिर सहारा लिया। मैं स्पष्ट तौर पर ये कह सकता हूँ कि हरियाणा की अगर जीत में कोई बहुत बड़ा हाथ है तो जो आरएसएस के जमीनी स्तर पर जो जुड़े कार्यकर्ता हैं उनका इसमें एक बहुत अहम रोल है। उन्होंने एक तरह से मैन टू मैन मार्किंग करके और बूथ लेवल पर जो पन्ना प्रमुख लेवल के जो लोग हैं वहां पर जो है आरएसएस ने एक गुप्त रूप से काम किया और जो एक सत्ता विरोधी लहर थी उसको खत्म करने का काम किया और उसको जनता ने विश्वास किया। और दूसरा एक जो सनातन का मुद्दा यहाँ पर गूंजा, सनातन के मुद्दे ने भी बहुत तेजी से काम किया। और जो एक सप्ताह पहले तक जो बात चल रही थी कि कांग्रेस बहुमत से आएगी, उसको एक सप्ताह में पूरी हवा को पलट के रख दिया और जो है सरकार स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की बनी। और ये कह सकते हैं कि एक बार फिर विश्वास लोगों ने सनातन और विकास के ऊपर जो है एक बार फिर विश्वास किया है और उसी का नतीजा आपके सामने है। सर वही मैं बात करना चाहूंगी सर, जो कांग्रेस पार्टी है इसके माइनस पॉइंट क्या रहे? अब रिकवरी करने के लिए इनको क्या क्या चीजें और कौन सी नीतियों में फेरबदल करना होगा, कौन सी प्लस चीजें ऐड करनी होंगी? कांग्रेस के बारे में बताएं, क्योंकि उसकी हवा तो बिल्कुल पॉजिटिव थी। कांग्रेस को इम्प्रूवमेंट की क्या जरूरत है इस समय, वो बताएं आप। कांग्रेस में जब टिकट का बंटवारा हुआ उसी दिन से कांग्रेस में जो है कलह शुरू हो गया। चाहे आप जी सुरजेवाला को ले लीजिए, चाहे आप कुमारी शैलजा को ले लीजिए, तो ये जो कलह है कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हुआ। और एक सप्ताह जब वोटिंग को एक सप्ताह बच गया था, तब तक तो कुमारी शैलजा जो है प्रचार के लिए मैदान में ही नहीं निकली थी। तो इससे स्पष्ट हो बिल्कुल। गया था कि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। दूसरी ओर भाजपा के कांग्रेस के बहुत से ऐसे नेता थे जो मन से नहीं चाहते थे कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मुख्यमंत्री के रूप में बने। एक बात तो अभी इलेक्शन के बाद भी शमशेर सिंह गोगी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि इस हार का कारण जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा है। मतलब जो बापू बेटा की जोड़ी है, जिसको अक्सर आपने सुना होगा, किरण चौधरी और शैलजा और सुरजेवाला सभी जो है बापू बेटा की जोड़ी कहते हैं, आपको सुनाई यहाँ हरियाणा में दिए होंगे। तो एक ये बहुत बड़ा कारण था कि हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जो है बहुत से कांग्रेसी नेता ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि ये दोबारा से मुख्यमंत्री बने। और वही एक कारण था कि कांग्रेसी नेताओं को स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि अगर कांग्रेस की सीटें ज्यादा आती हैं, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री बनना तय था। तो इन सब चीजों को लेकर जिस तरह से कुमारी शैलजा घर पर बैठी रही और सुरजेवाला ने भी सिर्फ एक अपने पुत्र की सीट को छोड़कर कहीं प्रचार नहीं किया। और एक जो सबसे बड़ा फैक्ट था, किरण चौधरी का भाजपा में ज्वाइन करना। किरण चौधरी जो जाट बेल्ट है उसकी एक बहुत बड़ी नेता है। चौधरी बंसीलाल का मैं कहूँ कि भिवानी और जो इस साइड का जिनका एरिया, उसमें एक अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। तो जब किरण चौधरी ने जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, वो जो एरिया है भिवानी का और जो उससे लगता बांगर का एरिया है, उसको एक तरह से कांग्रेस ने खो दिया था। वहां पर कांग्रेस का जनाधार खत्म होता चला गया, क्योंकि वहां पर चौधरी बंसीलाल की अपनी एक इमेज है, अपने वोट हैं और उनका अपना एक गढ़ है। तो उस गढ़ में कहीं ना कहीं भाजपा ने सेंध लगाई और किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया और श्रुति चौधरी को तोशाम से टिकट दे दी। तो इसका एक बहुत बड़ा जो किरण चौधरी के जो समर्थक थे, उन्होंने खुल के जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और जिस बेल्ट में ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि यहाँ पर भाजपा कुछ सीटें ले पाएगी, वहां पर भी भाजपा ने जो है बम्पर तरीके से जो है सीटें ली और वोट प्राप्त किए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो दक्षिण हरियाणा है, दक्षिण हरियाणा की 24 सीटों में बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया।
और यहाँ पर जो 11 अहिरवाल की सीटें हैं उनमें से 10 पर जो है भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर निकली। तो एक जो सत्ता का रास्ता है वो यहाँ से होकर गुजरा, दक्षिण हरियाणा से। आप चाहे फरीदाबाद ले लें, आप पलवल ले लीजिए, पलवल से गौतम जीते हैं वहां पर। तो ये जो दक्षिण हरियाणा बेल्ट चली, यहाँ से 20 के करीब सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने ली, और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एक तरफ पहले ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी वीक पड़ती दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राव इंद्रजीत और राव नरबीर ने जो यहाँ पर मेहनत की, उसका नतीजा साफ तौर पर देखने को मिला। हमें जब हम एग्जिट पोल के साथ जुड़े हुए थे उस दौरान सोहना की सीट जो हमें खास तौर पर खिसकती नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन गुरुग्राम जिले में, फरीदाबाद जिले में जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा, वो वाकई मेहनत दिखाई देती है। और आपको बताऊं कि कैप्टन अजय यादव, उनका गढ़ रेवाड़ी माना जाता है। वो खुद रेवाड़ी सीट से 6 बार विधायक रहे हैं। पिछली बार उनके पुत्र वहां से विधायक थे। तो चिरंजीवी राव की हार जो है वहां पर हुई है। तो इससे साफ दिखाई देता है कि क्योंकि कैप्टन भी जो है हुड्डा के खेमे से अलग के नेता है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस चीज को फोकस किया है। तो ये कुल मिलाकर के जो कांग्रेस की एक अंतर कलह थी, वो इस बार भी खत्म नहीं हो पाई। और दूसरा, कांग्रेस में जब 5 सीटें लोकसभा में जीती, तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में एक जोश नहीं कह सकता मैं इसको, एक अहंकार की मैं संज्ञा दूंगा कि कांग्रेसी नेता साफ तौर पर ये कहते दिखाई दिए कि हम 42 विधानसभा पे हम आगे रहे हैं, तो जीत हमारी ही होगी। तो इस सर चीज को अगर लेकर भी कांग्रेस अति विश्वास में आ गई थी, और उस अति विश्वास का नतीजा ये है कि कांग्रेस को पीछे की तरफ बैकफुट पर आना पड़ा, और मात्र जो है 38 सीटों पर उनको तसल्ली करनी पड़ी। जीरो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यहाँ नहीं थे और कॉन्फिडेंस में आ चुके थे। और सर कहीं ना कहीं इसकी यादव वोटकों की भी भूमिका बहुत कम रही है। उन्हें अखिलेश यादव को साथ लेकर भी चलना चाहिए था हरियाणा में, क्या ये भी तो एक माइनस पॉइंट रह सकता है? देखिए, ये बिल्कुल एक माइनस पॉइंट है कि जब आम आदमी पार्टी के साथ इनका गठबंधन था, जो लोकसभा चुनाव थे, तो उसके दौरान अखिलेश ने भी अहम भूमिका यहाँ पर निभाई थी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आई, तो राहुल गांधी का मन था कि गठबंधन के अंदर ही जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए, लेकिन जो प्रदेश का जो कमान है वो इस बात को लेकर सहमत नहीं था। खासतौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट जो है, वो इस बात को लेकर सहमत नहीं था, क्योंकि जो वोट परसेंटेज की हम बात लोकसभा की कर रहे हैं, वो लोकसभा की वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी के साथ थी। यानी आम आदमी पार्टी से गठबंधन में वो थी। आम आदमी का कार्यकर्ता उस दौरान प्रचार में लगा था। तो कहीं ना कहीं 2-4% का जो एक इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी का था, वो उसका बेनिफिट लोकसभा में कांग्रेस को मिला था। लेकिन जो जिद अब कांग्रेस की रही कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो साफ तौर पर अपने आप पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली साबित हुई, और भाजपा को जो है एक सेफ पैसेज मिल गया, जिसमें भाजपा आगे निकलती चली गई। क्योंकि राहुल गांधी के लाख कोशिश करने के बाद भी, देखिए आप प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वो होडल से हार गए। मतलब इससे ज्यादा कांग्रेस के लिए बुरी स्थिति क्या हो सकती है, जो प्रदेश अध्यक्ष ही उनके हार जाते हैं। तो ये एक बड़ा जो रवैया रहा कांग्रेस का कि हम तो अकेले के दम पे जीतेंगे। 42 सीटें उन्होंने लगा ली कि हम लोकसभा में 42 विधानसभा में आगे रहे हैं, लेकिन शायद ये कैलकुलेशन वो करना भूल गए कि उन 42 विधानसभा में आम आदमी पार्टी और जो अखिलेश ने एक गठबंधन तो नहीं था, लेकिन अपना एक मैसेज जरूर कन्वे किया था जो यादव वोटर्स है उनको, कि आप सपोर्ट कीजिए कांग्रेस को। तो उस चीज को भूलते हुए और अपने अति विश्वास में जो है कांग्रेस ने अपना नुकसान किया। सॉरी सर मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी गठबंधन ने सफलता पाली है, जबकि हरियाणा में कांग्रेस पिछड़ गई है। क्या दोनों राज्यों में कांग्रेस की रणनीति में कोई अंतर था, क्या कोई डिफरेंस? देखिए, जम्मू कश्मीर की राजनीति रोमा बिल्कुल डिफरेंट है बाकी देश के अगर राज्यों की हम बात करें। और जहां तक वहां पर कांग्रेस की सफलता की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को भरोसा था कि 370 हटाने के बाद उनको वहां से अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और रिस्पांस मिला भी। क्योंकि जम्मू रीजन की अगर हम सीटों की बात करें, तो जम्मू रीजन में अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है। लेकिन अगर जब आप घाटी की तरफ बढ़ते हैं, जब कश्मीर घाटी की तरफ आप बढ़ते हैं, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती चली गई। और ऐसा ये पहली बार नहीं है।
क्योंकि अगर पिछले परफॉर्मेंस को अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी को, तो उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इस बार अकेले के दम पर वहां पर चुनाव लड़ा और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जब घाटी की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती है, तो ये आज का इतिहास नहीं, पुराने समय से घाटी में जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता। हालांकि अब की बार प्रयास था, क्योंकि जिस तरह से धारा 370 को खत्म किया गया, उसके अलावा जो महिला अधिकारों की जो भारतीय जनता पार्टी ने बात की थी, और एक जो स्पेशल पैकेज वहां पर दिया गया, और जो विकास कार्य वहां पर किए गए, चाहे वो टनल बनाने का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, विकास बहुत किए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर। लेकिन घाटी के लोगों ने फिर भी उसको स्वीकार नहीं किया, और यही कारण है कि कांग्रेस और एनसीपी वहां पर एक बार फिर से बहुमत में आ गई, और भारतीय जनता पार्टी वहां पर पिछड़ गई। जी सर, अब देखना ये हुआ कि जो हरियाणा के चुनाव हुए हैं, इसका असर आने वाले राज्यों में कितना पड़ सकता है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो इस पर भी और अधिक चर्चा करेंगे, लेकिन आप आज जो हरियाणा पे चर्चा की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।